नमस्कार। राष्ट्र की बात में आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहा जाता है जिसके जाट उसके ठाठ। यह सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि पश्चिमी यूपी की सियासत का सच भी है। 1960 के दशक में चौधरी चरण सिंह ने उत्तर प्रदेश से कांग्रेस की राजनीति को समेटा तो उनके बेटे अजीत चौधरी ने काफी हद तक मुस्लिम और जाट समीकरण को साधे रखा था। लेकिन मुजफ्फरनगर दंगे के बाद यह समीकरण बिखर गया, जाट वोटों में बिखराव हुआ और वो बीजेपी के पाले में चले गए। 2014 का चुनाव याद करिए, लोकसभा का, 2017 का विधानसभा चुनाव या फिर 2019 का लोकसभा चुनाव। इन तीनों चुनाव के नतीजे गवाही देते हैं जाटों ने बीजेपी के कमल को खिलाने के लिए पश्चिमी यूपी में पूरी ताकत लगा दी थी। फिर आया किसान आंदोलन का दौर, जाटों की नाराजगी खुलकर सामने आने लगी। एसपी आरएलडी गठबंधन हुआ तो एक बार फिर जाट मुस्लिम एकता की बात कही जाने लगी। बीजेपी को अब अपनी सियासी जमीन दरकती दिखी तो नाराज जाटों को मनाने की कवायद शुरू हो गई है। अमित शाह जाट नेताओं से आज मुलाकात कर रहे हैं और उसी की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। इस मुलाकात में 253 जाट नेता शामिल हैं। दिल्ली के सांसद प्रवेश वर्मा के घर पर यह मुलाकात इस समय चल रही है। जाटों की नाराजगी को दूर करने के लिए विस्तार से बातचीत हो रही है। खबर तो यहां तक आई है कि इस बैठक में जाटों के स्वागत के लिए मेरठ से गुड़ मंगाया गया था और उन्हें वो गुड़ खिलाया गया है। इस बैठक की ताजा जानकारी के लिए आपको मैं सीधे प्रवेश वर्मा के घर के बाहर मौजूद अपने संवाददाता के पास ले चलूंगा, कुमार गौरव वहां से मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। यहां पर इस बैठक में बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील अमित शाह और बाकी बीजेपी के नेता इन जाट नेताओं से कर रहे हैं। 2017 में भी आपको याद होगा सांसद बीरेंद्र सिंह के घर पर अमित शाह ने जाट नेताओं से मुलाकात की थी। लेकिन इस बार बीजेपी पर साल 2017 के चुनाव नतीजे दोहराने की चुनौती है। एसपी आरएलडी गठबंधन ने बीजेपी का खेल जैसे बिगाड़ रखा है। अब आपको जल्दी से बता देते हैं आज कौन कौन से जाट नेता इस बैठक में शामिल हैं। 253 नेता हैं। मेरठ से अमन सिंह हैं, अशोक बालियान हैं, जाट महासभा के अध्यक्ष सुभाष चौधरी हैं, मुजफ्फरनगर बार काउंसिल के सचिव सुरेंद्र मलिक हैं, मुजफ्फरनगर से वीरपाल निरवाल को बुलाया गया है। वहीं गृह मंत्री से मुलाकात को 7 जिला पंचायत अध्यक्ष भी बुलाए गए हैं। इनमें बुलंदशहर से अतुल तेवतिया हैं, बिजनौर से शंकर सिंह हैं, नोएडा से अमित चौधरी और मेरठ से गौरव चौधरी आदि के नाम शामिल हैं। अब आपको सुनवा देते हैं अमित शाह की मुलाकात से पहले केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने क्या कहा, सुनिए। आप लोगों ने बड़ी संख्या में अपने इलाके से लोगों को बुलाया है, क्या मकसद है इसके पीछे? साहब सिंह वर्मा जी हमारे बहुत बड़े नेता थे पूरे देश के, तो प्रवेश के घर है, अच्छी बात है। और भाई चुनाव है, बातचीत करेंगे आपस में सारे। यूपी में क्या उम्मीद है? क्योंकि पिछली बार बहुत बढ़िया उम्मीद है, बहुत बढ़िया उम्मीद है, बहुत अच्छी उम्मीद है। किसान बिल को लेकर नाराजगी तो नहीं होगी? किसान वाला जो मुद्दा था वो तो वापस हो गया दोस्त, वो तो वापस हो गया। अब उसका जिक्र क्यों कर रहे हैं? क्लीन स्वीप है इस बार? बेहतर रहेगा। हमारे सहयोगी कुमार गौरव ने मीटिंग में पहुंचे जाट नेताओं से भी बात की। जाट नेता क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। मंत्री से क्या बात करना है? बात ये कहना, आप जाट समाज जो इसको बीजेपी को समर्थन करते हैं, आप लोग समर्थन करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। लेकिन उनको तो ये लग रहा था कि शायद समर्थन नहीं करेंगे, इसलिए आप लोगों को बुलाया। ना, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग हैं, चंद 10-5% हैं जो जाट समाज से हैं, जो बीजेपी के विरोध में हैं, जो हमारे यहाँ जैन जो लोक दल के पक्ष में हैं। लेकिन बाकी जो 70% जाट जो बीजेपी के साथ है। जी, बागपत से आया हूँ मैं। बागपत में 3 विधानसभा है, बड़ौत, बागपत और छपरौली, तीनों विधानसभा पे फूल खिलेगा। अब जरा पश्चिमी यूपी में जाटों की ताकत का अंदाजा कुछ आंकड़ों से लगाइए। जब बीजेपी को जाटों ने वोट दिया तो पश्चिमी यूपी की 136 में से 109 सीटें बीजेपी ने जीत ली, बिल्कुल एक तरफा। समाजवादी पार्टी के खाते में महज ऊपर देखिए सिर्फ 21 सीटें आई। बीएसपी, कांग्रेस, आरएलडी एक 2 सीटों पर सिमट गए इस इलाके में। वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को पश्चिमी यूपी में 42% वोट मिले, 42.5 बल्कि 42.54%। समाजवादी पार्टी को आधे 21% वोट मिले। बीएसपी को भी तकरीबन 21% ही वोट मिले। लेकिन दोनों को मिला दें, बीएसपी और एसपी को, उतने बीजेपी अकेले ले गई थी। अब पश्चिमी यूपी का थोड़ा जातीय समीकरण भी जल्दी से देख लीजिए। 16 से 17% जाट आबादी कुल मिलाकर बताई जाती है। अच्छा, यहां पर मुस्लिम जो है 36 से 38% हैं। दलितों का भी अच्छा खासा प्रभाव है, 22 से 25% दलित माने जाते हैं और 10%
यहां पर ब्राह्मण है। अब जरा एक और आंकड़ा आपको दिखाता हूं। पूरे यूपी की बात करें तो 4 से 6% आबादी यहां जाटों की है, 4 से 6%, पर पश्चिमी यूपी में यह आंकड़ा 17% तक पहुंच जाता है। 120 सीटें ऐसी हैं कुल मिलाकर जहां जाट जिताने या हराने की ताकत रखते हैं और 35 सीटें ऐसी हैं जिन पर जाट वोट बिल्कुल निर्णायक साबित होता है। और यही वजह है सभी पार्टियां जाट वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए पूरी ताकत झोंक देती हैं, जैसे बीजेपी ने आज झोंक रखी है। राष्ट्र की बात में इसीलिए हमारा आज का सवाल, अमित शाह से मुलाकात, क्या मान जाएंगे जाट? बहुत सीधा सवाल है। और दूसरा, इस बार कौन जीतेगा जाट वोटों की लड़ाई? राष्ट्र की बात में मेरे साथ जो मेहमान हैं जल्दी से परिचय करा दूं। बीजेपी से आज मनीष शुक्ला हैं, समाजवादी पार्टी से डॉक्टर अजीज खान हैं, कांग्रेस से शुचि विश्वास हैं, बीएसपी से फैजान खान हैं, बीरपाल सिंह हैं, जाट नेता हैं, और यहां स्टूडियो में सुकेश भी आ गए हैं, मेरे सहयोगी। आप सभी का स्वागत। लेकिन सबसे पहले कुमार गौरव के पास आपको ले चलता हूं, जो दिल्ली के सांसद परवेश वर्मा के घर के बाहर मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे संजीव बालियान से और कुछ जाट नेताओं से। क्या हो रहा है इस मीटिंग में? गौरव जरा बताइए, इस समय क्या चल रहा है? देखिए मानक, बिल्कुल एक तरीके से अभी जो बातचीत चल रही है, अभी जो जाटलैंड के जो नेता हैं संजीव बालियान का अभी भाषण चल रहा था और पूरा जोर उनका जो भाषण का था, थोड़ी आवाज़ बाहर आ रही है, अंदर मीडिया अलाउ नहीं है लेकिन थोड़ी आवाज़ उनकी बाहर आ रही है। उसमें वो फिर से, जिसने 2017 में पूरा समीकरण जाटलैंड का, इस पूरे इलाके का बदल दिया था, चूंकि 2012 से अगर कंपेयर करें तो 2012 में बीजेपी की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय थी, इस पूरे इलाके में सीटों की संख्या बहुत न के बराबर थी। 2017 में काफ़ी बेहतर परिणाम, फर्स्ट फेज की जो वोटिंग हुई थी 73 सीटों की, उसमें से 51 सीटें बीजेपी को मिली थी, यानी क्लीन स्वीप था एक तरीके से। वो क्यों हुआ? क्योंकि 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद सारे जो समीकरण थे उस इलाके के वो बदल गए थे। और अभी जब संजीव बालियान अंदर भाषण दे रहे थे, लोगों को संबोधित कर रहे थे, जिनको बुलाया गया है उनको, तो वो लगातार मुजफ्फरनगर दंगों की ही बात कर रहे थे। सीधा दंगों की बात न करते हुए उन्होंने ये कहा कि 2013 में जब दंगे हुए थे उसके बाद जितने मुकदमे हुए थे सभी मुकदमों को योगी सरकार ने वापस ले लिया है। जो मामला थोड़ा बहुत फंसा है उसको भी हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी राहत है, ये वो घोषणा करते नजर आ रहे हैं। मतलब समझ लीजिए कि सेंटीमेंट को जगाने की कोशिश एक बार फिर, जो 2013 के बाद जो समीकरण बदले, 17 में उसका लाभ मिला, 19 में लाभ मिला, ये 22 है, 5 साल सरकार चला चुके हैं, फिर से उसी सेंटीमेंट को जगाने की कोशिश बीजेपी कर रही है कि पुराने दौर में आओ। 2013 के बाद जो हुआ, जो स्थितियां खराब हुई, 2017 के बाद सारे मुकदमे आप पर से हमने हटाए, और अगर बीजेपी नहीं आई तो फिर आपका बुरा हाल हो सकता है। तो कहीं ना कहीं सेंटीमेंट को जगाने की कोशिश है, पूरी बैठक में यही हो रहा है। दूसरा एक मुख्य मुद्दा जिस पर कोई बात नहीं करना चाहता बीजेपी का, जाट आरक्षण का मुद्दा है। पिछली बार जब अमित शाह दिल्ली में जाट नेताओं से मिले थे तो वहां जाट आरक्षण के मुद्दे पे बात थी, लेकिन पिछले 5 साल में कहीं कोई चर्चा नहीं हुई है। हालांकि यहाँ जो नेता आए हैं वो भी ये कहते हुए नहीं सुने गए, जो जिनको बुलाया गया है बातचीत करने के लिए, उन्होंने भी इस मुद्दे को नहीं उठाया जब हमसे बातचीत कर रहे थे। लेकिन अंदर ये बात जरूर है कि जो वादा अमित शाह ने पहले किया था 2016-17 में, वो वादा भी पूरा नहीं हुआ है। तो बीजेपी सेंटीमेंट को जगाने की कोशिश कर रही है और इस मंच से एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि पूरा जाट समुदाय जहां पहले और दूसरे फेज में चुनाव है वो मेरे साथ है। ठीक है, ऑल राइट, धन्यवाद, शुक्रिया कुमार गौरव इस जानकारी के लिए। मनीष शुक्ला, जाटों को मना लेंगे इस बार चुनाव से ठीक पहले? अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है। देखिए, जाट समेत पूरा ऐसा वर्ग जो प्रदेश में खुशहाली चाहता है, विकास चाहता है, किसानों की भलाई चाहता है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। देखिए, 2017 के चुनाव में हमको 42% वोट मिला, आपने बताया। 2019 में ही आरएलडी और सपा का गठबंधन हो गया था और बसपा का भी गठबंधन था। उस दौरान भी हम 50% से ज्यादा वोट पाए और वो हमारी जो 50% से ऊपर का मतदान हमको हुआ था, वो प्रदर्शन हमारा बना रहे, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। चुनाव के दौरान तमाम प्रकार की मीटिंग, सभाएं, बैठकें पॉलिटिकल पार्टीज करते हैं। तो हम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और वो निश्चित रूप से मिलेंगे, और अगर कोई किसी के अंदर कोई कंफ्यूजन होगा, कोई गिला शिकवा होगा तो जरूर। नहीं, अच्छा, ओके, मैं डायरेक्टली पूछ लेता हूं। देखिए, मैंने घुमा के पूछा था कि आप जाटों को मना लेंगे। आप बहुत चतुर मंझे हुए प्रवक्ता हैं, इसीलिए आप उस सवाल को सीधे सीधे हैंडल नहीं कर रहे थे। मैं डायरेक्टली पूछ लेता हूं।
इस मीटिंग की जरूरत इसीलिए पड़ी ना मनीष, क्योंकि आपको भी लगता है कि जाट नाराज है, वरना इस मीटिंग की जरूरत क्यों पड़ती है आपको? क्यों जाटों को आपको यहां दिल्ली बुलवाना पड़ता, पश्चिमी यूपी के जाटों को, नेताओं को, और अपने ही दिल्ली के एक सांसद के घर पे बुलवाना पड़ता? क्यों अमित शाह को आपको मैदान में उतारना पड़ता? इसका मतलब समस्या तो है ना, इतना तो मान लीजिए। देखिए 2014, 17, 19 तीनों चुनाव में माननीय अमित शाह जी चुनाव में मैदान में थे और इसी तरह के सवालों का सामना हमने तब भी किया था। और नाराजगी का जो सवाल है, अभी आपने ही चलाया कि 2019 के पहले भी हम लोगों ने, आपने चलाया, कहीं और भी चल रहा था, 2019 के पहले भी इस तरह की मीटिंग हुई थी। देखिए तमाम लोगों से, दिल्ली से लेके मेरठ से लेके और तमाम जगहों पे चुनाव के दौरान सभाएं होंगी, मीटिंग होंगी, और हमने कहा तो अगर कोई किसी के अंदर कोई गिला शिकवा होगा तो उसको हम दूर करेंगे। हम बताएंगे कि हमने चीनी गन्ना किसानों का कितना भुगतान किया है, कितनी खरीदारी हमने उपज की है गन्ना किसानों का और तमाम किसानों का, और जो चीनी मिलें सपा और बसपा के समय में बेची जाती थी, हमने नई चीनी मिलें लगाई। ओके मनीष, एक सेकंड, को हमने बढ़ाया। ओके मनीष, एक सेकंड। सुकेश, किसान आंदोलन वापस ले, मतलब किसान कानून वापस लेना और अब इन जाट नेताओं को बुलाना, इसका मतलब बीजेपी मान रही है ना कि किसान आंदोलन से पश्चिमी यूपी के जाटों में नाराजगी फैली और चुनाव से पहले उनको मनाना जरूरी है। बड़ा सिंपल है ये, बहुत सिंपल, इसमें बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये बीजेपी का हर नेता मानने को तैयार होगा कि जाटों में नाराजगी है, जाटों में नाराजगी ज्यादा थी, उसको मिनिमाइज करने की कोशिश हो रही है। देखिए बीजेपी 24/7 इलेक्शन मशीनरी है, वो आंखें मूंदते नहीं है, वो चुराते नहीं है, वो उसको कैसे डैमेज कंट्रोल किया जाए, अगर नुकसान है तो उसकी भरपाई कैसे होगी, उसको मिनिमाइज कैसे किया जाए, इस पे काम करते हैं। ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है कि 2019 का जो मेरे पास आंकड़ा है, 91% जाट मतदाताओं ने बीजेपी को वोट किया था। 91। 14 में 71% जाट मतदाताओं ने इनको वोट किया था। तो ये जो 2013 के बाद जो एक ट्रेंड बदला, उसने बीजेपी को, देखिए बीजेपी, मैं बार बार कहता हूं, ये बार बार बेस वोट की बात होती है कि आज बीजेपी का बेस वोट करीब 40% के आसपास है। वो दरअसल मैं बेस वोट मानता नहीं हूं। 2012 में वही बेस वोट जो था वो 14.5-15% के आसपास था। जब आदमी कॉन्फिडेंस रिपोज करता है आप में, तो आपकी तरफ देखता है, तो नरेंद्र मोदी में वो छवि दिखी, पर आप ये उनकी तरफ वो गए। आप ये बेस वोट 40% क्यों नहीं मानते? क्योंकि 3 चुनाव में वो बेस वोट वही रहा है बीजेपी का, और जाटों ने एक तरफा दिया है वोट, बिल्कुल 14 में, 17 में और 19 में, बल्कि 19 में तो पीक पर था। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि उनको इतने प्रतिशत वोट मिले हैं और वो कंसिस्टेंट ही नहीं है, वो आगे बढ़ रहे हैं, दे आर मार्चिंग अहेड। आप उत्तर प्रदेश में और देश में अगर देखें तो बहुत ज्यादा, उत्तर प्रदेश में तो 50% के आसपास 2019 में वोट, अगर बेस बनाया जाए और एक चुनाव को अगर वो पैमाना माना जाए तो आज की तारीख में 50% बेस वोट होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी ने सिर्फ जाटों को ही नहीं लुभाया, एक जो समीकरण वहां बना था उसमें बाकी वर्गों को भी जोड़ा उन्होंने। और ये सिर्फ वेस्टर्न यूपी में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में एक ऐसा एक सोशल इंजीनियरिंग करके जो अब अखिलेश यादव करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें बहुत हद तक वो सफल दिख रहे हैं। पर उनको काफी दिक्कतें भी आ रही हैं, खासतौर से पश्चिमी यूपी में जाटों और मुस्लिमों को एक साथ लाने में, उनके गठबंधन में ही बड़ी मुश्किलें हो रही है। ये दिक्कत हमेशा थी, क्योंकि उन दोनों को साथ लेके ही, आप चले जाइए थोड़ा आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव अगर आप देखेंगे, चौधरी चरण सिंह के जमाने में जब उन्होंने इस इलाके में नेता, वो क्षत्र नेता के तौर पर उभरे, तो करीब 17% जाट जो कहे जाते हैं, उनको मालूम था कि सिर्फ उनका खुद का चुनाव एक बार फंस गया, तो उनको लगा कि सिर्फ जाटों से काम नहीं चलेगा, हमको जोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने अलग अलग कास्ट के लोगों को जोड़ा, उन्होंने गुर्जर को जोड़ा, ठाकुरों को जोड़ा, त्यागियों को जोड़ा, मुसलमानों को जोड़ा, और एक इनविंसिबल एक प्रोपोजिशन उन्होंने खड़ा किया था। और बीजेपी ने वही काम बाद में किया। आज भी मुझे लगता है कि बीजेपी, उनको मालूम है कि वो 90%, 70%, 75% जाट जो उनके लिए वोट कर रहे थे, वो उनमें कमी आएगी, क्योंकि एक ऐसा मौका है जो वहां का जो एक ट्रेडिशनल एक वोटर जो हुआ करता था, वो आरएलडी की तरफ देख रहा है कि जो एक लेगेसी थी चौधरी चरण सिंह की, क्योंकि वो उसी इलाके से आते थे, वो बागपत से आते थे, तो क्या उनकी तरफ देखा जाए।
और एक पोटेंट कॉम्बिनेशन ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी के साथ उन्होंने किया और मनीष बता रहे हैं कि पिछले चुनाव में किया था समाजवादी और आरएलडी ने गठबंधन, क्या हाल हुआ सबके सामने है। नहीं तो सपा और पर बसपा, उसके बाद सपा और बसपा उससे ज्यादा पोटेंट गठबंधन था। वो बात सही है, लेकिन हर चुनाव आप देखिए, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव को मिलाकर नहीं देख सकते। लोकसभा का चुनाव अलग होता है, विधानसभा का चुनाव अलग होता है। बीजेपी को यह मालूम है, इसलिए उन्होंने बहुत करीने से उनको जहां काम करने की जरूरत है उन्होंने काम करना शुरू किया है। उन्होंने गुर्जरों को अपने साथ जोड़ना शुरू किया है। सैनी धर्म सिंह सैनी चले गए, लेकिन सैनी कैसे उनके साथ रहे, त्यागी कैसे उनके साथ रहे, नॉन जाटव जो एससी वोटर है वो कैसे जो उनके साथ जुड़ा था वो जुड़ा रहे, वो अलग न जाए, वो जो अगड़े पिछड़े की लड़ाई बनाने की कोशिश हो रही है उसमें न जाए, तो इसकी तरफ कोशिश है। ये मीटिंग सिंबॉलिक है। इसमें जो आपने देखा, लोगों का बयान देखा कि हम तो समर्थक हैं, हम इसलिए आए हैं, ये एक फोटो ऑप है और ये फोटो ऑप बहुत मायने रखता है। समाजवादी पार्टी ने जब स्वामी प्रसाद मौर्य को साथ खड़ा करके फोटो खिंचवाया, वही फोटो ऑप था। दारा सिंह चौहान संदेश को देने की साथ कोशिश खड़े थी। हाँ। खड़े होकर फोटो खिंचवाया, तो एक मैसेज देने की कोशिश थी कि जिन पिछड़ों को साथ लेकर आप इतनी बड़ी संख्या में आए थे, वो सारे पिछड़े और सारे पिछड़ों के नेता जो है वो आज हमारे साथ हैं। वो एक फोटो ऑप था। आज भी जो हो रहा है वो एक फोटो ऑप, उससे ज्यादा नहीं है। डॉक्टर अजीज खान, अब देख रहे हैं आप मनीष शुक्ला क्या कह रहे हैं, बल्कि उससे पहले मेरे सहयोगी कुमार गौरव बता रहे हैं मीटिंग में क्या हो रहा है। वहां पर संजीव बालियान भाषण में कह रहे थे और सीधे सीधे जाट समुदाय को संबोधित करते हुए कह रहे थे, अगर सुरक्षित रहना है तो बीजेपी के साथ ही आप सुरक्षित रहेंगे। आप संदेश पढ़ रहे हैं ना इसमें कि अगर समाजवादी पार्टी के साथ जाओगे, उनको जिताओगे, तो फिर आप समझ लो भैया आगे क्या होने वाला है। डॉक्टर अजीज खान, आप इस नैरेटिव के लिए तैयार हैं? देखिए मानक जी, ये पिछले कुछ दिनों से भी, इससे पहले भी अमित शाह जी आए थे और वो झूठ का झोला होता है वो लिए घूम रहे हैं और नफरत का जो बाजार है वो गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए इनके पास 5 साल की उपलब्धियां बताने के लायक कुछ है ही नहीं है, बताएं क्या? जब इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है तो आज कहीं ना कहीं कुछ लोगों को डराते हैं, किसी को धमकाते हैं, किसी को कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से गुमराह करते हैं। देखिए मैं एक बात आपको बता दूं, ये मीटिंग हो रही है मालिक जी, ये इस मीटिंग को वहां का जाट समझता है, वहां के लोग समझते हैं, बल्कि आम जनता समझती है कि जाटों के सबसे बड़े नेता और बल्कि किसानों के सबसे बड़े नेता अगर कहा जाए तो चौधरी चरण सिंह थे। उनके साहबजादे जयंत सिंह थे सर, थे बोल दीजिएगा, थोड़ा थे बोल देंगे तो फैक्चुअली भी अच्छा हो जाएगा और पॉलिटिकली उसे एक सही कॉन्टेक्स्ट में भी आप डाल पाएंगे। चौधरी चरण सिंह का कद, अजीत सिंह का कद और जयंत चौधरी का कद, सर तीनों में बहुत फर्क है। इसीलिए अगर आप चौधरी चरण सिंह के साथ साथ ये भी कह देते कि चौधरी चरण सिंह थे, फिर अजीत सिंह थे और आज जयंत चौधरी भी हैं, तब लोगों को समझ में भी आ जाता थोड़ा सा। नहीं सर, है वही बात मैं कह रहा हूं, मेरी बात सुन ले, वही बात है। हाँ। आप देखिए जयंत सिंह के ऊपर लाठियां कैसे भांजी, देखा ना कैसे उनकी दुर्दशा की, किस तरीके से उन्हें अपमानित किया, इस बात को आपने समझा। राकेश टिकैत को देखें आप, वो राकेश टिकैत जो किसानों की लड़ाई लड़ रहे, लगातार उन्होंने एक संघर्ष किया है, देखिए कैसे अपमानित किया उनको, कैसे 12 महीने बैठाए रह गए। अगर ये वाकई में जाटों से, किसानों से इनकी हमदर्दी होती तो ईमानदारी की बात बता दें, ये 750 किसान जो शहीद हुआ है उसकी सूची भी बना लेते, शायद उसकी सूची भी नहीं बना पाए। सूची क्यों नहीं बना पाए? क्योंकि इनको किसानों से, इनको जाटों से, वहां के लोगों से लगाव नहीं है, इनको वोट से मतलब है, इनको किसान से मतलब नहीं, इनको जाट से मतलब। डॉक्टर अजीज खान, जिस तरीके से मीटिंग करके एक छोटा सा सवाल मेरा और है, मैं अभी सुकेश से वही कह रहा था, आपसे बनता है वो सवाल। इधर पश्चिम में ही टिकटों के बंटवारे में आपको जो पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, जो एसपी और आरएलडी की टिकटों में इस समय जो प्रॉब्लम आ रही है, आपको भी पता है, बहुत वीडियो भी सामने आ गए हैं, सोशल मीडिया में वायरल है, मुझे पता है आपने जरूर देखे होंगे, आप बहुत एक्टिव रहते हैं। तो मान लीजिए इतना तो कि आप तलवार की धार पे चल रहे हैं और इतना सिंपल नहीं है जाट समुदाय और मुस्लिम समुदाय को साथ में लाकर अपने पक्ष में वोट करवाना, अपने गठबंधन के पक्ष में वोट करवाना। देखिए मानक जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से जो वीडियो आज बीजेपी का जो आईटी सेल है वो एडिट कर रहा है, टेम्परिंग कर रहा है, उसमें वो गलत तरीके से प्रचार प्रसार करने की कोशिश कर रहा है, उसे कहीं ना कहीं उसका एक गलत पर्सपेक्टिव देने की कोशिश कर रहा है। तो जनता समझदार है ना, जनता जानती है कि बीजेपी किस हद तक जा सकती है, किस हद तक अलग अलग तरीके से वीडियो कुछ सीटों पे तो बड़ा खुल के विरोध हो रहा है। आप उन वीडियोस को छोड़ भी दीजिए, चलिए एक बार, तो आपको भी पता है 2-3 सीटें तो बड़ी बुरी फंसी हैं जहां दोनों पक्ष अपने अपने कैंडिडेट उतारने को एकदम आमादा है। सर कहीं कुछ नहीं फंसा है, सब बेहतरीन है। ये बीजेपी हवा उड़ा रही है
कुछ लोगों को कहीं ना कहीं आगे करके वहां कहीं ना कहीं एक माहौल पैदा करने की कोशिश करें। लेकिन हम जनता समझदार है, हमारे लोग समझदार है, हमारे कार्यकर्ता समझदार है, हमारे सपोर्टर समझदार है। वो इस बात को जानते हैं कि बीजेपी वो मुखौटा है जो वक्त पड़ने पर ये किसी भी हद तक जा सकता है। अच्छा, जाट जो है वो ये भी पूछते हैं, कुछ जाट वोटरों से हमारे रिपोर्टर्स ने ग्राउंड पर बात की है, वो ये भी शक जताते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो वो प्रो मुस्लिम रहती है, मुस्लिमों के पक्ष में उसका रुझान रहता है। उनके मन में ये शक, ये शंका रहती है। आप कुछ कहना चाहेंगे? आपकी सरकार आई तो जाट समुदाय को कोई आश्वासन आप दे सकते हैं अभी इसी मंच से? देखिए सर, समाजवादी पार्टी हमेशा जाटों को, मुसलमानों को हमेशा मुत्तहिद करने की कोशिश की है, और हम आश्वासन देते हैं कि बीजेपी की सरकार में जिस कदर उनके ऊपर अत्याचार हुआ, उनको उनका हक नहीं मिला, न्याय नहीं मिला, समाजवादी पार्टी उनको न्याय देगी और न्याय दिलाएगी हर हाल में, क्योंकि हम सामाजिक समरसता की बात करते हैं, वीरपाल सिंह बंधुत्व की बात करते हैं। ऑल राइट, ओके, वीरपाल जी जरा बताइए, आप तो खुद एक जाट नेता हैं, पश्चिमी यूपी का जाट इस बार किस तरफ वोट करेगा और बीजेपी से नाराजगी है क्या जमीन पर या नहीं है? मानक जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, शामली का रहने वाला हूँ, राकेश टिकैत के गांव के आसपास का रहने वाला हूँ। जितने डी पे बैठे ने सारे मेहमान, मेरी बराबर वहां की जानकारी शायद किसी को ना हो, और मैं पूरे साल में कम से कम हर टीवी पे डेली डिबेट में आता हूँ, और मैं कृषि शास्त्री, भारत सरकार से रिटायर हुआ हूँ। ये कुछ भी नहीं जानते, ये सिर्फ ये जो खान कह रहे ना, खान बार बार कह रहे, बिल्कुल सही है। अखिलेश जयंत चौधरी के ऊपर बिल्कुल डोमिनेंट है, बिल्कुल देखो टिकट बांटने के ऊपर कितना झगड़ा हो रहा है, और ये इस पार्टी ने कुछ नहीं किया। यूपी में सिर्फ जाटों को इन्होंने शोषण किया है, और जाट इतनी भोली भाली कौम है, इतनी भोली भाली कौम है कि जाट को आप एक बार उसका काम कर दो, कोई वो बेचारा तैयार हो जाता है अपने कपड़े उतार कर देने के लिए, अपने खाना खाने के लिए आपको खाना दे देगा वो उतार कर। जाट ऐसी कौम है। मैं वहीं से हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, शामली का हूँ, गाँव मेरा छोटा, वहीं का रहने वाला हूँ मैं। मेरे जैसे कोई भी नहीं जानता, ये सब झूठ बोल रहे हैं, कोई प्रॉपर बात नहीं जानता। मैं फिर तो आप जानते हैं तो बताइए ना वीरपाल जी थोड़ा बताइए, जाट किस तरफ जा रहा है इस बार? हाँ, देखो आप सब जानते हैं एंटी इनकम्बेंसी जरूर होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है जाट जितने नाराज हैं, जाट थोड़े बहुत नाराज जरूर हैं, लेकिन जाट को चाहिए क्या यार? उसकी फसल का उचित दाम मिल जाए, उसको समय पर अपने गन्ने का भुगतान मिल जाए, उसको चाहिए क्या? उसको कुछ नहीं चाहिए। ये नहीं जानते, कोई कहीं का रहने वाला जाट पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, इनको पता कुछ भी नहीं यार। मैं फिर कह रहा हूं बात को, देखो जाट बोल रही है, और इस क्षेत्र की सारी जो किसानों की स्थिति है वो गन्ने पे टिकी हुई है। यदि किसानों को 15 दिन में भुगतान मिल जाए तो किसानों को कोई नाराजगी नहीं। तो वो तो अखिलेश ने दावा कर दिया, वादा कर दिया, अखिलेश ने कह दिया सारे पहले से। मैं कह रहा हूं पहले से दावे क्यों नहीं करे? सब झूठ बोल रहे, इनके दावे हैं। देखो जैसे केरला से नाहिद हसन को दे दिया, आजम खान को दे दिया, नामपुर से दे दिया, यहाँ पे मांड से एक और इसी कास्ट को दे दिया, मतलब 7 में से 5 अदर कास्ट को दे दिए। जाट खड़े लगा रहे, हमें भी कोई टिकट मिलेगा। अरे भाई ऐसा मत करो। वीरपाल सिंह जी, आप कह रहे हैं 15 दिन में भुगतान कर दे, तो 14 दिन में भुगतान करने का तो एक्ट है, नहीं तो आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा उन्हें। तो ये 5 साल में बीजेपी ने भी तो नहीं किया ना, ये मानेंगे आप? मेरी बात सुनो, मैं बताता हूँ, उसी बात को पा रहा हूं मैं आपको फिर बता रहा हूँ। यदि बीजेपी ने नहीं किया तो तभी तो ये मीटिंग बुलाई जा रही है, तभी तो ये काम हो रहे हैं, अदरवाइज किसी की हिम्मत नहीं थी। जाट पहले भी बीजेपी के साथ है, आज भी बीजेपी के साथ है, आप देख लेना अब रिजल्ट क्या आएंगे। ठीक है, जरूर एंटी इनकम्बेंसी 100% है, मैं भी मानता हूं। अच्छा ओके वीरपाल जी, ओके वीरपाल जी, तो आज जो ये अमित शाह ने मीटिंग बुलाई है जाट नेताओं की पश्चिमी यूपी के, ये क्यों बुलाई है? ये इसलिए बुलाए जो थोड़े बहुत किसान नाराज हैं वो भी हमारे साथ आए। किस बात से नाराज हैं? स्वाभाविक है, देखो आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। हालांकि ये जो आप जिस बात से कह रहे हैं ना, किसानों का जो आंदोलन था, यदि रियलिटी में कोई गहराई में जाए तो वे कानून किसान के फेवर में थे, लेकिन उनको मैं बहुत टीवी डीडी किसान हो, कोई किसान हो, डीडी दूरदर्शन हो, मैंने सब टीवी पे बताए हैं बिल के बारे में। किसी को गहराई में मालूम ही नहीं है। मैं राकेश टिकैत के पास गया गाजीपुर बॉर्डर पे, मैंने कहा भाई ये किसान क्यों बैठे? कहते इनसे पूछो। मैंने पूछा भाई ये आंदोलन किस बात का? कहते हैं ये 3 कृषि कानून काले को वापसी कराना है। मैं कहा एक बात बता दो 3 कानून के बारे में। कहते हैं हमें ये पता। ओके, डॉक्टर अजीज खान कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद आ रहा हूं फैजान खान, सुची विश्वास। बोलिए डॉक्टर खान। देखिए वीरपाल जी, अभी कानून वापस हो गया, किसानों के दबाव में, समाजवादी पार्टी के दबाव में, धरना प्रदर्शन के दबाव में ना, मिला क्या आपको? एमएसपी की गारंटी मिल गई ना?
आपको सारी बात माने आपकी मान ली गई ना? नहीं मानी गई, नहीं मानी जाएंगी। सुनिए मेरी बात, समाजवादी पार्टी एमएसपी की गारंटी देगी। मैं आपको बता रहा हूँ, समाजवादी पार्टी एमएसपी की गारंटी देगी। ढोंगी लोग हैं और आप भी ढोंग मचा रहे। सुनिए, टेलीविजन को बैठ के गुमराह मत करिए लोगों को। मेरी बात सुनो। अरे सुनिए ना, नीचे अच्छा एक सेकंड एक साथ एक करके वन बाय वन। वीरपाल जी एक सेकंड रुक जाइएगा, आपको मौका दूंगा जवाब देने का। एक सेकंड रुक जाइएगा। डॉक्टर खान एक सेकंड। मैं चाह रहा हूं डॉक्टर खान, अखिलेश यादव ने जो वादा किया था आप भी वो वादा दोहरा रहे हैं। मैं चाहता हूं राष्ट्र की बात में न्यूज 24 पर आप दोहरा दीजिए। आप एक बार फिर से वादा कर दीजिए, आपकी सरकार बनी तो उत्तर प्रदेश में पैदा होने वाला एक एक दाना आप एमएसपी पर खरीदेंगे। एक बार वादा फिर से कर दीजिए। देखिए साहब, मैं भी कह रहा हूं, हमारे नेता ने भी ये बात घोषित कर दिया है कि एमएसपी की गारंटी समाजवादी पार्टी पूरी तरह से लेती है। सर एक सेकंड, एमएसपी की गारंटी का मतलब देखिए, आम आदमी ये समझता है आप एक एक दाना यूपी में जो उगेगा आप उसे एमएसपी पर खरीदेंगे, यही मतलब है? बिल्कुल खरीदेंगे और यही हमारे नेता ने कहा है। और साथ ही साथ जो भी सांड से जो भी हमले हुए हैं या हो रहे हैं उनको 5 लाख का मुआवजा समाजवादी पार्टी देगी। ओके मनीष शुक्ला बोलिए मनीष शुक्ला, आपके पास है कोई जवाब? एक तो गन्ने की कीमत समय पर यानी 15 दिन में देनी है, और दूसरा एमएसपी। समाजवादी पार्टी तो दाव चल चुकी। देखिए, गन्ने का जितना भुगतान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया वो 10 साल सपा बसपा ने मिलकर नहीं किया था, उससे ज्यादा हमने किया। हमने मायावती का भी जो भुगतान बकाया था, जो अखिलेश यादव ने बकाया किया था, उसका भी भुगतान किया अपनी सरकार। मैं एक निवेदन के लिए मैंने हाथ उठाया था कि देखिए डिबेट तो चलेगी, लेकिन बुजुर्ग हैं जो जाट नेता आपने वीरपाल जी को बैठा है, उनके लिए ये शब्द जो प्रयोग कर रहे हैं अजीत जी, ऐसा न करिए। ये केवल वीरपाल जी की बात नहीं है, न्यूज 24 का ही मैंने एक देखा था कार्यक्रम जिसमें माहौल क्या में और किन शब्दों से प्रयोग वो लोग कर रहे थे, उधर के लोग कैंडिडेट्स के बारे में समाजवादी पार्टी के, वो सबने देखा होगा। ये वो आईटी सेल कम से कम 24 को तो न्यूज 24 को तो बीजेपी का आईटी सेल नहीं चलाता। अखिलेश यादव कभी पाकिस्तान की कहेंगे पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, कभी जिन्ना की बात करेंगे वो भी आईटी सेल बीजेपी से पूछे करते हैं क्या? तो कम से कम रियलिटी पे किसी और के ऊपर सवाल न खड़ा। ओके फैजान खान, उसके बाद आ रहा हूं सुची आपके पास भी। फैजान खान, समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन, इस गठबंधन के नेता दावा कर रहे हैं इस बार मुस्लिम और जाट को एक साथ लाएंगे और सारा वोट इन दो समुदायों का खासतौर से और बाकी भी वो इन नेताओं के इन कैंडिडेट्स के पक्ष में पड़ेगा। तो फिर बीजेपी को और बीएसपी को क्या मिलेगा और कांग्रेस को? फैजान खान। दिवस की हार्दिक बधाई। अभी मनीष शुक्ला जी भी बोल रहे थे, अजीज खान भी बोल रहे थे, और मेरे ख्याल से मानक भाई आपने बहुत सारे शो इस पे किसानों पे किए हैं। जब से किसानों के साथ दोहरा मापदंड भारतीय जनता पार्टी ने किया, हमारे 700 किसान भाई शहीद हो गए इस धरने में, उसके बाद इन्हें समझ में आई। शायद यही वजह है कि इस बार किसान भाई हमारे वेस्टर्न के आप देख लीजिएगा खास तौर से कि 10 मार्च से लेके कितने सालों तक भारतीय जनता पार्टी को नकारती है, यह आप सबके सामने रिजल्ट है। दूसरी बात, अभी अजीज खान साहब ने दोहरा अपनी बातें कही, अखिलेश यादव जी का उन्होंने वादा पूरा करने की बात कही। ये सबको पता है मानक भाई कि चुनाव का दौर है और अखिलेश यादव जी बीजेपी के ही तर्ज पे तमाम ख्वाब जुमलेबाजी करना शुरू कर दिए हैं। जो कह दीजिए आज के डेट में हाँ हो जाएगा, सरकार बनते ही 15 दिन में हो जाएगा, क्योंकि उन्हें असलियत पता है कि उनकी सरकार कोसों दूर है। भी 10 मार्च को बहुजन समाज पार्टी, और मैं बहुजन समाज पार्टी इसलिए दावे के साथ आपके साथ कह रहा हूं, अभी हमारे जाट नेता भी यहाँ पे मौजूद हैं, आप सब ने दिखाया, राकेश टिकैत जी का भी वो बयान आपके सामने है कि अगर किसानों के लिए किसी ने सबसे ज्यादा अपने वक्त में किया है तो बहुजन समाज पार्टी ने किया। हमने गन्ना किसान का मूल्य दोगुना करने का काम किया। मानक जी 125 रुपए से 250 रुपए तक लेके गए, जो अखिलेश यादव जी 50 रुपए 5 साल में लेके गए और मात्र 25 रुपए 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने की। और रही बात अभी मनीष शुक्ला जी की दावा कि हमने पेमेंट किया, जमीनी हकीकत जाके पूछ लीजिए कितनों का पेमेंट आया। ये बात अभी रंजन भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि ये एक्ट है, किसी सरकार की उपलब्धि नहीं है। गन्ना किसानों का भुगतान 14 दिन के भीतर करना एक्ट में है, और अगर नहीं तो उचित कार्रवाई करने का भी मापदंड है उस एक्ट में, जिसपे भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूंजीवादी कंपनी। ओके फैजान, एक चीज और आपने अभी मनीष शुक्ला की बात तो सुन ही ली, आपने जो मंत्री हैं आपके बालियान जी, उनका भी सुन लिया ना भाषण। मेरे सहयोगी कुमार गौरव बता रहे थे बीजेपी की कोशिश यही है जाट समुदाय को संदेश देने की, सुरक्षित रहना है तो हमारे साथ रहना है।
बाकी पार्टियों के साथ आप सुरक्षित नहीं रहेंगे। आप देख लीजिए इस नैरेटिव का आप कैसे मुकाबला करेंगे? इस नैरेटिव का मुकाबला मानक जी आपने अपने ही वक्तव्य में दे दिया अभी 2 मिनट पहले, जो आपने बात पूछी थी समाजवादी पार्टी से, कि ये लोग जिसे छोटा दल बताते हैं, पहले तो छोटा बता के वैसे ही जाट पार्टी का उन्होंने अपमान कर दिया, अपने आप को बड़ा बता रहे। बाकी सब राजनीतिक दल, चाहे वो किसी भी समुदाय के हो, अगर राजनीतिक दल है तो वो छोटे बड़े नहीं होते, वो सब समान होते हैं। लेकिन पहले ही अखिलेश यादव जी का कहना कि सब छोटे छोटे दल है, ये साफ तौर से जाहिर करता है कि किसानों के प्रति अगर इन्होंने कभी भी अपने सरकार में काम किया होता तो आज इन्हें आरएलडी के साथ गठबंधन नहीं करना पड़ता। ओके। आरएलडी साफ तौर से किसान वहां के समझ रहे हैं कि सिर्फ चुनावी गठबंधन है, ये जाट नेताओं के सम्मान या किसान के सम्मान में इन्होंने गठबंधन नहीं किया है। अगर ये वेस्टर्न में निहायत कमजोर है, और अभी आपने जो कहा टिकट बंटवारा, आज लखनऊ में आप न्यूज 24 के संपादक से पूछ लीजिए, पूरा लखनऊ समाजवादी पार्टी का कार्यालय घिरा हुआ है, क्योंकि इन लोगों ने मुसलमानों का कहते कहते तुष्टिकरण, उसके साथ भी टिकट बंटवारे में छल किया, उनको उनकी हिस्सेदारी नहीं दी, और जाट समुदाय में भी किसानों को खासतौर से जो लोग लगे हुए थे उनके साथ भी अन्याय करने का काम किया। ओके शुचि विश्वास, ऑलराइट। ओके फैजान, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। शुचि, आज अमित शाह के यहाँ जो मीटिंग हो रही है जाटों की, आप उसे कैसे देख रहे हैं, जाट नेताओं की? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि हमारे से नाराज नहीं है जाट नेता, और मनीष कह रहे हैं औपचारिक मुलाकात है, चुनाव से पहले तो हर कोई कहता है कि भैया हमें वोट दीजिए, हमें वोट दीजिए, हम भी वही कर रहे हैं। जी, सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। और लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करना भी एक लोकतांत्रिक अधिकार है। और आपको याद होगा कुछ दिन पूर्व गाजीपुर बॉर्डर पर किसान और लोनी के विधायक हजारों पुलिस बल की मौजूदगी में अपने गुंडे और समर्थकों के साथ वहां पहुंचे, और यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने शौचालय हटा दिए थे, बिजली काट दी थी, और किस प्रकार का एक अराजक वहां माहौल था। जब टिकैत साहब ने एक इमोशनल अपील की थी और कहा था अब मेरे गांव से पानी आएगा तभी मैं पानी पीऊंगा, और उसके बाद जो हमने देशव्यापी लहर देखी, हालांकि त्याग और तपस्या में कमी आई, प्रधानमंत्री जी के रह गई, और उन्होंने बताया कि कैसे वही आंदोलन टीवी, वही खालिस्तानी पाकिस्तानी टेरर फंडिंग पॉर्न स्टार पॉप स्टार, वही जो शीतकालीन सत्र को रद्द करके किसी तरह पास कराए थे। तो जनता या जाट अब गुड़ खाएं या गुलगुला खाएं, चुनाव में तो करेला ही खाना है। किसान इनकी खोई निकाल के रहेंगे। दूसरा, तेनी बाबू को बगल में खड़ा करके और दूरबीन से प्रदेश में बाहुबली ढूंढ रहे थे। जो लखीमपुर में किसानों का नरसंहार इस सरकार ने किया है, तो इसका दंड का भुगतान उत्तर प्रदेश की जनता और स्पेशली पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उसके जाट, मैं अपनी बात को पुनः दोहराती हूँ, अब गृह मंत्री अमित शाह गुड़ खाए या गुलगुले, उनकी वापसी सत्ता से तय है। तो अब मैं इसको स्पष्ट रूप से मनीष शुक्ला रिस्पॉन्ड करिए। मनीष, कुल मिलाकर इस डिबेट में जो सब लोग बोल रहे हैं, खासतौर से आपके विरोधी कांग्रेस, एसपी और बीएसपी पता नहीं समर्थन में या विरोध में, वो अलग बहस है। इनका कहना है किसान आंदोलन से आपका बहुत नुकसान हुआ है। किसान आंदोलन मतलब जाट पूरा का पूरा आपसे नाराज है, और किसान कानून वापस लेने के बाद भी वो नाराजगी आप दूर नहीं कर पाएंगे। देखिए मानक जी, जो तीनों कानून थे उनकी जो मेरिट थी, उस मेरिट के आधार पर ये वापस हुए हैं, ऐसा नहीं तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है। लेकिन लोकतंत्र में सभी लोग एक मत हो, उस लोकतंत्र की भावना का सम्मान माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया और कहा कि हम नहीं समझा पाए। और हमको लगता है कि इतनी साफ गोई से अगर किसी चीज को माना जाता है तो जाट बहुत भोला होता है, बहुत ही सम्मानित होता है, और इस साफ गोई को उन्होंने माना है। और जाति क्यों, मैं सभी किसानों को इस बात के लिए जोड़ता हूँ। जो जाट किसान है, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी जो किसान है वो भी किसान है। अब कांग्रेस या ये लोग नहीं मानते होंगे, हम मानते हैं कि जाट भी किसान है, सभी किसान। और सभी किसानों को ये पता है कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब से लेकर आज तक किसानों के हित में क्या क्या फैसले लिए गए। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही दिन 36,000 करोड़ रुपए से 86 लाख किसानों के ऋण को माफ किया। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, बार बार बात हो रही मुजफ्फरनगर की, तो मुजफ्फरनगर में जो हुआ था, जिस तरीके से सचिन और गौरव की बहन की इज्जत को बचाने के लिए दोनों ने अपनी जान को गंवाया था, और उनके हत्यारों को छुड़वाया किसने था? अखिलेश यादव और आजम खान ने छुड़वाया था। फिर घरों में घुस कर किस तरह से एफआईआर हुई थी, जाति और धर्म के आधार पर एफआईआर दर्ज की थी। उस दौरान हम लोग विपक्ष में थे, तब भी हमने कहा था कि हम पीड़ितों के साथ खड़े रहेंगे। और जब हमारी सरकार आई
तो हम पीड़ितों के साथ खड़े हुए। ओके। जिनके ऊपर मुकदमे लादे गए। ओके, ऑल राइट, एक सेकंड सुकेश, मतलब ये क्लियर है, जैसे मनीष कह रहे हैं और जैसे हमने संजीव बालियान का भाषण सुना, कुमार गौरव बता रहे थे, यानी 2013 के दंगे 2022 के यूपी के चुनाव में एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। 2017 में भी हुआ, 17 में भी हुआ, 19 में भी हुआ था। देखिए वो बीजेपी के पास एक अचूक बाण होता है ना, वो है, वो बीजेपी उसको बताती है, उसको याद कराती है कि देखिए हम आए, उसको लॉ एंड ऑर्डर से जोड़ती है वो, कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुआ, आप भी सुरक्षित हैं, और सुरक्षित इसलिए हैं क्योंकि हमने माहौल बिगड़ने नहीं दिया। कैराना अगर अमित शाह जाते हैं तो कैराना सीट के लिए नहीं जाते हैं, वो रेस्ट ऑफ यूपी के लिए जाते हैं। उन्हें मालूम है कैराना की फाइट टफ है, उनको मालूम है कि हुकुम सिंह वहां एक बड़े नेता थे और बहुत प्रतिष्ठित नेता थे, जो पहले कांग्रेस में भी रहे, बाद में बहुत दिनों तक बीजेपी में रहे, वहां से विधायक रहे, सांसद रहे। मृगांका सिंह पिछली बार चुनाव हार गई थी, जबकि पूरा उत्तर प्रदेश स्वीप कर रहा था बीजेपी, कैराना वो चुनाव हार गए थे। तो कैराना जाकर पर्चे बांटने में वो कैराना सीट एक सिंबॉलिक सीट है, लेकिन जब वहां आप जाते हो तो एक मैसेज देने की कोशिश करते हो, और आपको मालूम है कि वो स्वतः पोलराइज हो जाता है। तो वो ध्रुवीकरण जो है उनका एक अचूक बाण है, जो वो चलने की कोशिश करेंगे। और मैं बार बार कहता हूं कि बीजेपी इसे लेकर अनअपोलोजेटिक नहीं होती है, उसको लॉ एंड ऑर्डर से जोड़ के वो पर्सपेक्टिव में रखने की कोशिश करती है। तो मालूम है विपक्षी दलों को कि बीजेपी ये करेगी, लेकिन क्या उसके बाद भी विपक्षी दल क्या उसको संभाल के ये होने देंगे या उसको संभाल लेंगे? क्या आरएलडी और सपा, देखिए 2-3 बार धोखे खा चुके हैं अखिलेश यादव, उन्होंने हर तरीके से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बिठा के देख लिया है। वो ट्रेडिशनली बीएसपी का स्ट्रांग होल्ड हुआ करता था, वेस्टर्न यूपी, खुद मायावती वेस्टर्न यूपी से आती है, वो स्ट्रांग होल्ड हुआ करता था बीएसपी का। 2012 में, 2017 में भी बीएसपी को वहां काफी वोट मिला था। इस बार अगर मुसलमान और जाट गठबंधन जो बनाने की कोशिश हो रही है, और साथ में धर्म सिंह सैनी को लेकर आना, साथ में बाकी लोगों को लेकर आना कि कुछ पिछड़ों के वोट और लीजिए, तो एक पोटेंट गठबंधन बनाने की कोशिश हुई है। ये ऐसी कोशिश है, अगर इसमें अखिलेश फेल होते हैं, ये उनका स्ट्रांग होल्ड नहीं है, अगर फेल हो जाते हैं तो उनके लिए आगे की राह कठिन होगी, क्योंकि बाकी गुणा भाग करके वो राजनीति में देख चुके हैं। अच्छा, एक सवाल उत्तर प्रदेश। ओके, अमित शाह इस बार क्यों उतरे हैं? इस जाटों की नाराजगी जो जितनी भी है, हमें नहीं पता जब तक चुनाव का नतीजा ना आ जाए, अमित शाह क्यों उतरे हैं? कैराना गए, वो ठीक है, समझ में आता है, वहां एक, क्योंकि अमित शाह की छवि एक बहुत हार्ड टास्क मास्टर की मानी जाती है, कट्टर नेता की मानी जाती है, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की मानी जाती है। सोशल इंजीनियरिंग के जरिए उन्होंने 2014 में और उसके बाद 17 और 19 में कमल इतना मजबूती से खिलाया था। लेकिन इस मुद्दे पर जाटों की नाराजगी दूर करने के लिए भी अमित शाह को क्यों मैदान में उतारा गया? थोड़ा मैं तरमीम करना चाहूंगा कि अब क्यों गए हैं। जब से राष्ट्रीय राजनीति में अमित शाह सक्रिय हुए, तब से उत्तर प्रदेश उनके एजेंडे पे है। 2014 में जब चुनाव थे, वो राष्ट्रीय महामंत्री थे, उत्तर प्रदेश का प्रभार था। चूंकि नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे थे और सबसे बड़े सूबे में उन्हें अच्छा करना था, तो अमित शाह को कमान दी गई, और उस समय से ही वो सोशल इंजीनियरिंग बनाने की उन्होंने कोशिश शुरू की, क्योंकि उनको मालूम था कि बीजेपी का जो होमवर्क था, अमित शाह का जो होमवर्क था, उन्हें मालूम था कि कैसे हमें 50% के आसपास पहुंचना है। उनका लक्ष्य 50% आसपास पहुंचने का था। तो 2014 में वो महामंत्री थे, 2017 में वो बीजेपी के अध्यक्ष थे, 2019 में भी वो अध्यक्ष थे। तो वो बीजेपी के बड़े नेता के तौर पे उत्तर प्रदेश में खास तौर पे सक्रिय रहे हैं, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के महामंत्री भी रहे हैं। और इसलिए, और जब आपको याद होगा, जिस समय किसानों से वार्ता हुई, तो एक दौर की बैठक में अमित शाह भी थे। जब पूसा इंस्टीट्यूट में बैठक हुई थी, तो अमित शाह को वहां भी इन्वॉल्व किया गया था, एंगेज किया गया था। अमित शाह ने एंगेजमेंट की कोशिश की थी, हालांकि वो बात बनी नहीं, और वो लंबा चला, और आखिरकार प्रधानमंत्री को इंटरवीन करना पड़ा, उन्हें कहना पड़ा कि शायद मैं समझा नहीं पाया, इसलिए मैं कानून वापस ले रहा हूं। इस कानून को वापस लेने के पीछे ये जो बार बार हम कह रहे हैं कि आखिर जरूरत क्यों पड़ी, ये उसी समय समझ में आ गया था कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, और खासतौर पे उत्तर प्रदेश में चुनाव है। पंजाब में बहुत ज्यादा स्टेक पे नहीं लगा है भारतीय जनता पार्टी का, उत्तर प्रदेश में चूंकि चुनाव थे, इसलिए उसको वापस लेना पड़ा। और अमित शाह चूंकि वो ट्रबल शूटर हैं, ट्रबल शूटर मैं यही कह रहा था। इसका मतलब व्हेनेवर इट कम्स टू यूपी, अमित शाह इज द गो टू मैन। बीजेपी के लिए यूपी मतलब अमित शाह, पिछले और इसीलिए बीजेपी ने यूपी में अपना ब्रह्मास्त्र चल दिया। 3 चुनाव में अमित शाह ने यह दिखाया है कि
उनको उत्तर प्रदेश की रणनीति राजनीति के वो माहिर हो गए। उन्हें गोटी बिठाना आता है, दिखाया उन्होंने करके। हाँ, तो वो 3 बार करके दिखाया। इसीलिए वो आगे हैं, चूंकि 3 बार वो सक्सेसफुल रहे हैं। ऐसे लोगों को भेजा जा रहा है। कल वहां राजनाथ सिंह जाएंगे। राजनाथ सिंह वहां एक एक्सेप्टेबल फेस है, जाटों में भी है, एक्सेप्टेबल है। जाट उनको अपना नेता, किसान नेता के तौर पे उनको देखते हैं। तो बीजेपी के पास जो भी एमुनिशन है वो चलने की कोशिश करेगा। हर राजनीतिक दल चलने की कोशिश करता है। अब बाकी दल के पास, अगर बीएसपी के पास सिर्फ मायावती है तो उनकी कमजोरी है, समाजवादी पार्टी के पास अगर अखिलेश है तो उनकी कमजोरी है। इनके पास बैटरी ऑफ लीडर्स हैं जो अलग अलग मुद्दे पे, अलग अलग जगह पे अलग अलग संदेश दे सकते हैं। अलग अलग अगर योगी जाते हैं तो वो संदेश दूसरा होता है, अगर नरेंद्र मोदी जाते हैं तो वो एक संदेश दूसरा देने की कोशिश करते हैं। तो वो हर जगह अपने ऐसे नेताओं को। वीरपाल जी बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं? वीरपाल जी कहिए। हाँ, मैं कहना चाह रहा हूँ, ये बात सही कह रहे शोभे जी। मैं पूसा इंस्टीट्यूट से रिटायर हुआ हूँ, मैं कृषि अर्थशास्त्री था वहां पे, ये सही कह रहे। अच्छा, अब मैं बताना चाहूंगा, जो मुजफ्फरनगर में 2013 में जो दंगे हुए थे, अब भाई कास्ट तो मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन लखनऊ से फोन आया आजम खान का कि इस कास्ट के लोगों को जल्दी छोड़ो और हायर कास्ट के लोगों को जल्दी पकड़ो। और हमारे एरिया में, शामली के एरिया में, बल्कि गांव का नाम भी मैं बता रहा हूँ, फुगाना है, और हमारे एरिया में उस समय समाजवादी पार्टी के डर से कि सब अरेस्ट होंगे, 18 साल से ऊपर के सारे लोग, सारे आदमी प्लान कर गए थे 2 महीने के लिए। मतलब उस एरिया में कोई आदमी नहीं रुका था अपने गांव में। ये हालत समाजवादी पार्टी ने करी थी। अच्छा, आजम खान का फोन सर किसको आया था? वीरपाल जी एक सेकंड, किसको फोन आया था आजम खान? थाने में, फुगाना थाने में फोन आया था, एसएचओ के पास फोन आया था। आपको कैसे पता सर? ये आपको कैसे पता सर? वेरीफाइड चीजें क्या बोल रहे हैं? मेरा गांव वहीं पे, मैं वहीं का रहने वाला हूँ, लोकल भाई साहब मुझे जानता, मेरी रिश्तेदारी है उस गांव में भी, मुझे सब पता है। आप यदि कहो ना, मैं उस गांव के आदमी को प्रोड्यूस कर सकता हूँ टी पे। 1 घंटे की मोहलत दीजिए, अभी लाता हूँ। अच्छा, ओके, अभी जुड़वाता हूँ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर जाटों को सुरक्षित रहना है, वही बीजेपी जो बात कह रही है कि बीजेपी राज में ही जाट सुरक्षित है। 100। हाँ, लेकिन फिर वही बात रिपीट करूंगा मैं, जाटों को देखो, किसान भाई को अपनी फसल का उचितम दाम मिल जाए, उनको समय पे उनका माल जो प्रोड्यूसर है वो बिक जाए, पैसा मिल जाए, गन्ने का पैसा मिल जाए, बाकी किसान को कुछ जरूरत नहीं है। इतनी बड़ी कुछ उलझन में नहीं। ओके, डॉक्टर अजीज खान बोलिए अजीज खान बोलिए। देखिए सर, मानक जी, पहले तो मैं ये बताऊंगा कि कह रहे गन्ने का भुगतान मिल जाए और ये वो तमाम बातें, मैं बार बार कह रहा हूं कि 14 दिन में गन्ने का भुगतान होगा। समाजवादी पार्टी वादा कर रही है। 12,500 करोड़ का अभी भी बकाया है, और वो भी बकाया सरकारी मिलों का बकाया, प्राइवेट मिलों का बकाया नहीं है। दूसरी बात, ये वीरपाल जैसे नेता को आप बैठा रहे, झूठे आदमी है, इनसे बड़ा झूठा आदमी मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। नेशनल चैनल पे बैठ के झूठ परोस रही है, झूठ परोस रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, आप नफरत का माहौल बना रहे हैं। आप आरएसएस के आदमी है, सुनिए मेरी बात, आप आरएसएस और बीजेपी के आदमी है, आप चैनल पर बैठ करके झूठ परोसते हैं, आप झूठ परोसते, नेता बने घूम रहे हैं, आप काय के नेता हैं, आप जाट नेता है, ऐसे जाट नेता है, होता है तो झूठ बोलता है, झूठे आदमी हैं आप। डॉक्टर अजीज खान एक सेकंड, डॉक्टर अजीज खान एक सेकंड, अजीज खान एक सेकंड। अजीज भाई, आप नाराज हो सकते हैं, आपको पूरा हक है, जैसा सुकेश ने भी कहा, और मैंने भी वीरपाल जी से यही पूछा कि जो बात आप प्रामाणिक नहीं तौर पर नहीं कह सकते वो मत कहिए। लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि 2013 के दंगों के बाद 14 में, 17 में, 19 में जाट ने आपको वोट नहीं दिया। आपसे नाराजगी थी, भयंकर नाराजगी थी, सब छोड़ के चले गए थे आपको। ये तो सच है सर, मुझे नहीं वोट दिया, ठीक कह रहे हैं आप। जाट ने बीजेपी को दिया, लेकिन बीजेपी ने जाट को क्या दिया? बीजेपी ने जाट को गरीबी दी, भुखमरी दी, आंदोलन दिया। तो 3 बार क्यों? 3 चुनाव में जाट ने बीजेपी को क्यों जिताया? लखीमपुर में उनको कुचला गया। सर, 3 चुनाव में 14, 17, 19 में जाटों ने बीजेपी को क्यों वोट दिया? फिर ठीक है, हमसे नाराज थे, हम नहीं मैनेज कर पाए, लेकिन बीजेपी ने जाट को क्या दिया? बीजेपी ने जाट को भुखमरी दे दी, कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया, कुचल दिया, ये बीजेपी ने दिया है। अब जाट फिसलने वाला नहीं है। बोलिए मनीष शुक्ला बोलिए कि बीजेपी झूठी पार्टी है। मनीष बोलिए, मनीष शुक्ला। मानक जी, हाँ मानक जी, अभी अजीत जी ने वीरपाल जी को कहा इनको कैसे पता चला। मैं बताता हूँ, फैक्ट सही बताता हूँ कि 2013 में जब सचिन गौरव की हत्या हुई अपनी बहन की इज्जत को बचाते हुए, तो उसकी गिरफ्तारी दोनों हत्यारों की हो गई थी, लेकिन रात में ही उनको छोड़ा गया थाने से। ये तो एविडेंस का मामला है
और कप्तान और डीएम जिन्होंने गिरफ्तार कराया था उसका ट्रांसफर किया गया, दूसरे कप्तान और डीएम को पोस्ट किया गया। एक प्रतिष्ठित चैनल ने इसका स्टिंग भी किया था, अजीत जी को बता दीजिए। तो ये नंगी आंखों से देखा जाने वाला सत्य था और गांव में 18 साल से ऊपर के लड़के भय से छोड़कर भागने को मजबूर हुए थे। आखिर क्यों हुए थे? क्योंकि एफआईआर दर्ज हो रही थी। उस समय हमने कहा था हम पीड़ितों के साथ खड़े होंगे और 17 के बाद जब हमारी सरकार बनी तो हम खड़े भी हुए और जो निर्दोष पकड़े गए थे उनके मुकदमों को वापस लिया गया। ओके, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है। फैजान खान और शुचि विश्वास, छोटा छोटा कमेंट मैं आपको दे सकता हूं। 2013 का मुद्दा मुजफ्फरनगर दंगों का, फैजान खान 2022 के चुनाव में चलेगा क्या? बीजेपी यही कोशिश कर रही है। मानक जी, बीजेपी नहीं, समाजवादी भी यही कोशिश कर रही है, क्योंकि ये लोग चुनाव को जाति की तरफ से तुष्टिकरण और ध्रुवीकरण की तरफ ले जाना चाहते हैं। इसीलिए चाहे जाट हो, चाहे मुसलमान हो, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नीति पे आज पूरा उत्तर प्रदेश आदरणीय बहन कुमारी मायावती उसको वोट कर रहा है। ओके, शुचि विश्वास, ऑल राइट। शुचि बोलिए, आपको लगता है मुद्दा चलेगा 13 वाला या फिर ये किसान आंदोलन वाला चलेगा? क्योंकि बीजेपी कह रही है किसान आंदोलन वापस हो चुका है, इसलिए मुद्दा नहीं है। देखिए भाभी, भाजपा प्रवक्ता ने कहा ना कि अगर कोई व्यक्ति स्वीकार कर ले तो उससे लोग पास कर देते हैं। उन्होंने जब प्रधानमंत्री जी को स्वीकार ही करना था तो 700 किसानों की शहादत का वेट किस लिए कर रहे थे? जब लखीमपुर का नरसंहार हो ही गया तो टेनी की बर्खास्तगी में आपको क्या दिक्कत था? तो जो सरकार जो जिस तरीके का तरीका है, जो रवैया है, जिस तरह इन्होंने किसान आंदोलन को या लखीमपुर के नरसंहार को और बाद में जब मुआवजा देने की बात आई तो इनके पास कोई उस बात का प्रमाण नहीं है। तो ऐसे ही जो ये आप समझते हैं कि पीपल आर नॉट स्टूपिड्स, चाहे वो फार्मर्स हो या अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, एब्सोल्युटली, बिल्कुल नहीं। मैं इसी नोट पे खत्म कर रहा हूँ। बिल्कुल, जनता बहुत स्मार्ट होती है और खासतौर से जब चुनाव आता है तो बहुत सोच समझ कर वोट देती है। बहुत धन्यवाद। देखते हैं अब जाटलैंड में इस बार क्या होता है, अमित शाह की आज की मुहिम क्या रंग लाती है। बहुत धन्यवाद राष्ट्र की बात में आने के लिए। शुचि थैंक यू, फैजान थैंक यू सो मच, डॉक्टर अजीज खान, वीरपाल जी आपका भी, मनीष शुक्ला थैंक यू, सुकेश थैंक यू। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, खबरें जारी।